अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जागो लाहौर। मैं हूँ मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हमारी तरह जनाब आपके दिन का आगाज़ भी अच्छा हुआ होगा और ये भी बताया करें हमें कि आपके दिन किस तरह के गुजर रहे हैं। और ये जो सर्दी का मौसम है, हल्की फुल्की सर्दी आ तो गई है, इससे किस तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमारे घरों में जिस तरह सर्दी आती है तो उसके लवाज़मात बनना शुरू हो जाते हैं, हम सारे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं उससे। घरों में सूप बन रहे होते हैं, गर्म ग़िज़ाएँ खाई जा रही होती हैं, ड्राई फ्रूट्स खाए जा रहे होते हैं। सर्दी से बचना है हमने तो इस तरह की गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, लेकिन फिर भी इनको एज़ अ सौगात हमें खाना चाहिए। इनको हमें एज़ अ मील नहीं लेना चाहिए। मतलब सौगात के तौर पर होता है कि आप थोड़ा सा खाते हैं, टेस्ट के लिए खाते हैं। हमारा यहाँ पे क्या है कि हम उसको खाने की तरह खाते हैं कि पूरी पूरी प्लेट भर के हम गाजर का हलवा खा रहे हैं, बाकी हलवा जात खा रहे हैं। अगर हम ड्राई फ्रूट खाने बैठ गए हैं तो पूरा पूरा ट्रे जो है ना वो हम ड्राई फ्रूट का एक टाइम पर ख़त्म कर देते हैं। वो फिर हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए जो भी चीज़ करें एतदाल में रह कर करें, खाने पीने में भी एतदाल बरता करें, ताकि उस चीज़ का जो एसेंस है ना उसको अच्छे तरीके से इंजॉय किया जा सके, ना कि उसका उल्ट या आपकी सेहत के ऊपर उसका उल्टा ही असर पड़े। तो इसका भी जो है ना हमें एहतियात बरतनी चाहिए, इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। तो आज भी कुछ खाने पीने के हवाले से भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, फिर कुछ चीज़ें हैं थेरेपीज़ के हवाले से भी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अब उस मसले के ऊपर बात करनी है जिसका शिकार मैं भी हूँ और बहुत सारे इस वक्त जो हमें देख रहे हैं शायद वो भी इसका शिकार हो और उनको समझ नहीं आ रही हो कि इसको हमने मैनेज किस तरह करना है। मैं बात कर रही हूँ शटिका की पेन के हवाले से। ये ऐसी पेन है कि आपको समझ नहीं आती है ना कि ये जब ट्रिगर हो जाती है कि अब आप इसका इलाज क्या करें। आप इसकी एक्सरसाइज करें, आप ऑर्थोपेडिक के पास जाएं, आप किस डॉक्टर के पास जाएं और इसका परमानेंट इलाज क्या है। हम लोग जो मरीज़ होते हैं ना वो सिर्फ यही ढूंढ रहे होते हैं कि इसका परमानेंट, ऑब्वियसली कोई भी बीमारी लाहक होती है तो हमारा बनता है कि हम इसके परमानेंट इलाज की तरफ जाएं। तो शटिका के बारे में आज हम बात करेंगे कि फ़िज़ियोथेरेपी का रोल इन शटिका पेन क्या हो सकता है, किस तरह की फ़िज़ियोथेरेपी हमें करानी चाहिए और क्या हमें सर्जरी की तरफ जाना चाहिए या सर्जरी से पहले ही हम थ्रू थेरेपी इस बीमारी को या इस कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सलमान फ़िरोज़ ने आज हमें ज्वाइन किया है, जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। तो उनसे आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर सलमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर सलमान, आज तो कोर इशू लेकर आए हैं हम आपके पास, जो मेरा भी है, बिकॉज पिछले कोई 4-5 महीनों से मैं भी इसका शिकार हुई हुई हूँ शटिका के पेन का, और शायद जो हमारे देखने वाले हैं वो भी इसको रिलेट कर पाएँ। सबसे पहले तो बता दें इनको कि आम कमर दर्द में और शटिका की दर्द में फ़र्क क्या होता है और इसको किस तरह पहचाना जा सकता है, साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? अच्छा, जो शटिका की दर्द है ये बेसिकली कमर दर्द की ही किस्म है। ठीक है। यानी कि ये होती असल में कमर दर्द की ही एक टाइप है। कमर से कुछ नसें आपकी टांगों में जा रही होती हैं, दोनों टांगों में जा रही होती हैं। अगर कमर में इस नस के ऊपर दबाव आएगा, जिस साइड के वो पट्ठों को सप्लाई होती है नर्व, उस पे दबाव आएगा तो दर्द आएगी। मेनली शटिका के अंदर L4, L5, S1 ये इन नर्व्स के ऊपर कंप्रेशन आता है, जिसकी वजह से दर्द आपकी कमर से लेकर पूरी टांग में आती है। वो टेल बोन से होती हुई आपकी पूरी टांग में जा रही है। अब ये डिपेंड करता है, कई लोगों को कमर में भी दर्द महसूस होती है, टांग में होती है, कई लोगों को हिप से पूरी टांग में दर्द आती है। सही है। एक पूरी लाइन में भी दर्द हो सकती है, पैचेस में भी दर्द हो सकती है। मतलब आपको हिप में लग पेन है, काफ में लग पेन है, पाँव में लग नमनेस है। तो ये सारी चीज़ें शटिका के अंदर बेसिकली जब तक नर्व का, नस का दबाव कम नहीं होगा ये मसला ठीक नहीं होगा। दुनिया में कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो कि शटिका को ठीक कर सकती है, क्योंकि दवाई वक्ती तौर पे सिम्टम्स को कम कर सकती है, लेकिन शटिका ने ठीक तब होना है जब आपकी नस के ऊपर दबाव जो है कम होगा। अब ये जो नस दबी है ये मैकेनिकल कंप्रेशन इसको कहते हैं। मैकेनिकल कंप्रेशन, इसकी काफ़ी वजूहात हो सकती है। या तो कमर से डिस्क स्लिप होती है, आपके कमर के पट्टे कमज़ोर हैं, आपने झुक के कोई चीज़ खींची है या धक्का दी है, आपकी डिस्क निकल गई है।
या आपके बैठने उठने की पोजीशन ऐसी थी कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पाइन के पीछे के मसल्स कमज़ोर हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता डिस्क प्रोट्रूड करती रही है, निकलती रही है, फिर जाके कंप्रेशन हुआ। उसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों में भुरभुरापन आ जाता है, हड्डियों में नोकें बढ़ जाती हैं, या जिसके नाल में से आपका हराम मगज़ गुजरा है वो दब जाता है। वजूहात काफ़ी हो सकती है। मतलब ये है कि आपको अगर शाटिका है, खुदा ना खास्ता, या मुझे शाटिका है, तो ज़रूरी नहीं है कि वजह एक ही है। इसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं और इसी तरह इसकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होगी। अब मेन चीज़ ये है कि दवाई की ज़रूरत सिर्फ तब तक है जब तक हमने सिम्टम्स को कंप्रेस करना है, पेन आपसे मैनेज नहीं हो रही। दवाई का इस्तेमाल ज़रूरी है फ़िलहाल, लेकिन इसके साथ साथ कुछ थेरेपी, कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ मूवमेंट, मोबिलिटी बड़ी ज़रूरी है ताकि जिस्म को हरकत में लाया जा सके। ये इस तरह ही है जिस तरह हर गाड़ी की बैलेंसिंग अलाइनमेंट ठीक होती है तो उसका कर चलना फिरना बेहतर रहता है। लेकिन जब उसके अंदर कहीं भी मिस अलाइनमेंट आती है, मैकेनिकल मिस अलाइनमेंट आती है, तो उसमें इशू होता है। तो हमारे जिस्म को अल्लाह पाक ने मैकेनिक्स का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसके अंदर भी जब भी इम्बैलेंस आया, जब तक वो ठीक नहीं होगा तो ऐसे रहेगा, तो वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब ना तो कोई ऐसा तेल है, ना कोई ऐसी मालिश है, ना कोई ऐसी टकोर है जो उसे ठीक करेगी। इसने मैकेनिकली एक स्पेसिफिक मूवमेंट में हिल के आहिस्ता आहिस्ता डिस्क ने अंदर जाना। अच्छा, हम उसकी तरफ जाएंगे, मूवमेंट्स की तरफ, या किस तरह की थेरेपी करा सकते हैं। बट बहुत से लोग जिनसे मैं भी मिली हूँ या जिनसे मैंने इन्फॉर्मेशन लिया इसके बारे में, दे सेड के हमें सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हो गया तो आप सर्जरी की तरफ चले जाएं। क्या सिर्फ इसका सर्जरी ही लास्ट हल है अगर हमने परमानेंट सोल्यूशन चाहिए? और ऑन द अदर हैंड मैं ऐसे भी लोगों से मिली हूँ जो कहते हैं सर्जरी के बाद भी ये ठीक नहीं होता है, 100% क्योरेबल नहीं है सर्जरी भी। अच्छा, सर्जरी जो है वो परमानेंट हल नहीं है, सर्जरी लास्ट हल है। ठीक है। अगर आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह पढ़ाई का एक तरीकाकार है ना, नर्सरी फिर आगे एक स्टेप ग्रेजुअली आपका इंक्रीज होती है चीज़, इस तरह ट्रीटमेंट के अंदर सर्जरी एक लास्ट हल है। आपको मेडिसिन से आप ठीक नहीं हो रहे, रेस्ट से ठीक नहीं हो रहे, आप थेरेपी से ठीक नहीं हो रहे, मूवमेंट से ठीक नहीं हो रहे, फिर उसके बावजूद सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं और सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, फिर सर्जरी आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन हो ये रहा है, डायलीमा ये है कि हम सबसे पहले स्टेप से गुजरते नहीं है, मैकेनिकल स्टेप से गुजरते नहीं है, डायरेक्ट सर्जरी की तरफ जाते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि मसल्स की कमज़ोरी की वजह से डिस्क स्लिप है। अब सर्जरी में मसल की कमजोरी को ट्रीट नहीं किया जा रहा, जबकि जो डिस्क स्लिप है उसको काट के निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से नर्व के ऊपर वक्ती तौर पे तो कंप्रेशन कम हो जाता है, लेकिन चूंकि मसल्स ऑलरेडी कमजोर हैं, जो कॉज था इस डिस्क के स्लिप होने का वो कॉज एलिमिनेट नहीं हुआ, इसलिए वो दोबारा से रीसर्जरी आपकी करवानी पड़ेगी। इसलिए देखा जाता है कि 80 to 90% वो पेशेंट जो सर्जरी करवाते हैं उसके बाद वो तंग रहते हैं। तंग उसकी वजह ये है कि या तो उन्होंने उससे पहले थेरेपी नहीं करवाई होती, मसल्स नहीं, उन्होंने प्री ऑप सर्जरी एक्सरसाइजेज नहीं की होती, ऑपरेशन के बाद भी उनको थेरेपी नहीं करवाई जाती, या उन्होंने प्रॉपर प्लान ही नहीं फॉलो किया होता कि एक्सरसाइज आपको सर्जरी की भी जरूरत नहीं थी, आपने फौरन करवा ली। अब घर बैठे इंडिविजुअल्स को किस तरह पता चलेगा कि आया कि मैं सर्जरी का कैंडिडेट हूं भी कि नहीं? इसके लिए मैं अपने मरीजों को गाइड करता हूं कि 2 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। सिर्फ दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए सर्जरी आपके लिए नहीं है। दर्द जितनी मर्जी ज्यादा हो, दर्द के लिए और भी तरीकेकार हैं उसको कम करने के लिए। सिर्फ आप सर्जरी के कैंडिडेट हैं या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए 2 शर्तें मोटी मोटी पूरी होनी जरूरी है। पहली शर्त ये है कि आपका पेशाब खाने का कंट्रोल लूज हो गया है, आप नहीं कंट्रोल कर सकते, आपको नहीं पता चल रहा। दूसरी शर्त ये है कि आपकी टांग में फुट ड्रॉप हो गया, पांव बिल्कुल ड्रॉप हो गया, इसके अलावा आपकी टांग बिल्कुल जिसको कहते हैं शल हो गई है। ये 2 सिम्टम्स अगर आप में पाए जाएंगे तो आपको फिल फोर्स सर्जरी करवानी चाहिए किसी अच्छे सर्जन से। लेकिन अगर ये दोनों सिम्टम नहीं है तो फिर आप सर्जरी के कैंडिडेट नहीं, आप कोशिश करें कि ये अल्टरनेटिव तरीके से हैंडल हो जाए। घर में भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं इसकी पेन मैनेजमेंट के हवाले से, तो फिर डॉक्टर साहब को कहते हैं कि हमें वो भी बता दें। जी डॉक्टर सलमान। अच्छा, कुछ ऐसी वर्जिशें हैं जो कि खड़े होके करने वाली हैं, कुछ ऐसी वर्जिशें हैं जो कि बैठ के करने वाली हैं। सबसे पहले अगर तो आपका बैठने का काम है ज़्यादा, आपने कोशिश करनी है जब भी आप बैठेंगे आपने एक लेग के ऊपर दूसरी लेग ऐसे रख लेनी है, ये अच्छा, ये बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है। आप जैसे टांग के ऊपर टांग रखेंगे, अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा बेड के आगे चेयर के आगे होकर बैठे, इस तरह आपने पाँव पे पाँव रख लेना है। अब ये घुटना जो सा ऊंचा है इसको आप हल्का सा नीचे को प्रेस करेंगे। अच्छा, ये वो वाली टांग रखनी है जिसमें दर्द होती है? जिसमें दर्द हो रही है। अच्छा, अब जिनको दर्द है वो डिपेंड करता है कि वो घुटना उनका ज्यादा नीचा ना जाए, ऊंचा जाए। अच्छा, इसके बाद कमर आपकी सीधी होनी चाहिए। अच्छा, आपने कमर सीधी रख के टांग के ऊपर टांग रखी है, अब घुटना नीचे जितना जाया जाएगा उतना बेहतर है, अगर नीचे नहीं जाया जा रहा इतना भी है तो बेहतर है। इससे आपकी शाटिक नर्व जो है उसके अंदर स्ट्रेच आता है,
पिरिफॉर्मस मसल्स में स्ट्रेच आता है, जिसकी वजह से आपकी पेन की इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब जिसको दर्द ज़्यादा है, फौरी तौर पे अगर आप ये करेंगे, तकरीबन कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपकी पेन की इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। ओके। एक तो ये बैठ के करना है, और होल्ड आपने रखना है 30 सेकंड का। 30 सेकंड्स फर्ज करें आप 10 सेकंड रखते हैं, दर्द बढ़ जाती है, अब नीचे रख लें, सांस ले लें, हिला लें, फिर फिर करें दोबारा से ऐसे रख लें। एक आपने ये काम किया। सही है। साथ साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात कर लें। अदीला है, उन्होंने मुझे कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। मैंने ना डॉक्टर साहब से पूछा, मैं इनकी वीडियोस काफ़ी देखती हूँ। मेरे ना 6 सेक्शन हुए हैं, 4 बेबीज हुए हैं मेरे। ओके ओके। तो लास्ट बेबी मेरी ना 6.5 साल की है। तो अभी मेरी ना बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होता है, ताकि मैं ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकती। तो बैठ के भी ज़्यादा देर में काम नहीं कर सकती, और चलना फिरना मेरे बहुत मुश्किल है। इसके लिए पूछना है इससे। ठीक है अदीला, थैंक यू कि आपने कॉल की है। 4 सी सेक्शंस हैं और अच्छा, इसमें ये है कि जब भी सिजेरियन होता है, सर्जरी के बाद बाकायदा तौर पे सारी दुनिया के अंदर ना बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग करवाई जाती है कि सर्जरी से पहले कुछ फिजियोथेरेपी के सेशन होते हैं, एक्सरसाइजेज वगैरह करवाते हैं ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके, पेल्विक फ्लोर के मसल्स एक्टिव हो सकें। फिर पोस्ट ऑप यानी कि सर्जरी के बाद भी कुछ एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी वो ये वाला सिस्टम अभी नहीं इसमें तरक्की आई। अब इसमें होता ही है कि जैसे ही सर्जरी आपकी होगी, अगर तो आपका नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको 1 महीने के बाद एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है, क्योंकि आपके मसल्स, आपके जॉइंट्स वीक हो गए होते हैं, लूज़ हो गए होते हैं, पेल्विक फ्लोर के मसल्स लूज़ हो गए होते हैं। अगर तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो 1 महीने के बाद आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो आपको कम अज़ कम भी 2 महीने के बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए। ओके। लेकिन ये एक्सरसाइजेज अगर आप खुद करेंगी तो ये आपकी दर्दें बढ़ जाएंगी, मसला बढ़ेगा। आपको चाहिए ये कि हमेशा ट्रेनर की सुपरविजन में, एक अच्छा ट्रेनर हायर करें, ट्रेनर की सुपरविजन में एक्सरसाइजेज करें। अगर तो कोई ये सोचता है ना कि आपको कोई ऐसा टोटका मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, कोई ऐसा पाउडर जो पानी में डाल के पी लें और हमारे सारे मसले हल हैं, उससे कुछ नहीं ये होना। है ही नहीं, इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश ये करनी है कि आप कोई अच्छा ट्रेनर हायर करें, उसकी सुपरविजन में एक्सरसाइजेज करें। फीमेल ट्रेनर भी मिल जाती हैं आपको, ऑनलाइन ट्रेनर आपको मिल जाती हैं, तो उनकी सुपरविजन में करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की मर्दों को, अब डायलेमा ये है कि मर्द तो सारे जिम जाते हैं अक्सर, खवातीन जिम नहीं जाती, हालांकि उनको ज़्यादा जाना चाहिए। वेट ट्रेनिंग की जरूरत ज़्यादा खवातीन को है। तो ये है कि वेट ट्रेनिंग करें, किसी ट्रेनर की सुपरविजन में करें, इंशाल्लाह इनका मसला हल हो आपकी जाएगा। कमर का दर्द जो है ना वो भाग जाएगा। हम अभी दूसरी एक्सरसाइज, इस तरह बैठे बैठे ही टांग के ऊपर आपने टांग रखी है, पहले आपने इसको नीचे प्रेस किया था, सही है। अब आपने इसको अपनी तरफ ऐसे खींचना है। अब जब आप खींचेंगे तो आपको डिफरेंट मसल्स में खिंचाव आएगा। अच्छा, यानी कि ये पाँव मेरा अगर घुटना लेफ्ट है तो मैं राइट शोल्डर की तरफ इसे पुल दे रहा हूँ ताकि ये डीप ग्लूटियल मसल में स्ट्रेच है। तो ये स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज है बेसिकली, ताकि आपके हिप के अंदर मसल्स में स्ट्रेचिंग हो और आपका ये वाला मसला हल हो। इसके बाद तीसरा काम ये है कि आपने खड़े होकर, अब ये खड़े होकर करने वाली काम है, आपने खड़े होकर बाकायदा तौर पे अपने हाथों में इस तरह हाथ डाल लेने हैं। अब आपने अपनी कमर को हल्का हल्का ट्विस्ट करना है। जिन लोगों की कमर में दर्द नहीं है वो तो ज्यादा ट्विस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने देखना ये है कि करते वक्त दर्द ना बढ़े, बिल्कुल उतना जितना मूव कर सकते हैं। टांगे बिल्कुल स्टिल इधर रहेंगी और इधर आपने हल्का हल्का ट्विस्ट करना है, जितना आप आसानी से कर सकते हैं, दर्द नहीं बढ़नी चाहिए। अगर आपसे हल्का भी नहीं ट्विस्ट हो रहा, इतना इतना हो रहा है, आप इतना इतना करें, क्योंकि इससे जब भी हम माइक्रो मूवमेंट करते हैं रीढ़ की हड्डी को खुराक मिलती है, डिस्क को उसके न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसके बाद लास्ट चीज ये है कि आपने अपने हिप पे हाथ ऐसे रख लेना है इधर और आपने हल्का सा आगे को पुश करना है, यानी कि हल्का सा खुद को आगे की तरफ ये पुश करना है। इससे ये है कि आपके कमर का कर्व बेहतर होता है। ओके। आपके हिप के मसल मजबूत होंगे, कमर का कर्व बेहतर होगा। थोड़ा सा ऊपर देखें, सारा दिन बैठने का काम है, कमर आगे की तरफ बेंड रहती है, तो ये उसको रिवर्स करना बड़ा जरूरी है। लेकिन हर वर्जिश करते वक्त ये ज़हन में रखना है कि पेन ट्रिगर ना हो। अगर तो किसी वर्जिश में पेन ट्रिगर हो रही है, या तो हमारा करने का तरीकाकार गलत है, या फिलहाल हमारी इंटेंसिटी ज्यादा है, या अभी वो वाली एक्सरसाइज छोड़ेंगे, कुछ दिनों बाद करेंगे। अच्छा, ये सारी एक्सरसाइजेज है स्ट्रेचिंग के हवाले से। मोबिलिटी, लास्ट स्ट्रेंथनिंग, जो कि ये वाहिद ऐसी एक्सरसाइज है जो कि हर किस्म की दर्द, घुटने की दर्द, शाटिका की दर्द, कमर की दर्द, सबके लिए फायदेमंद है। अच्छा। इसको कहते हैं स्क्वाट्स। जिन लोगों को कोई मसला नहीं है वो उठक बैठक आराम से कर सकते हैं, जिनको शाटिका का मसला है वो बिल्कुल थोड़ा करें ये। अच्छा, अगर इस तरह करना मुश्किल है, हाथ इधर रख लें, ऐसे स्क्वाट करें। ओके। अच्छा, हिप के मसल आपके जितने मजबूत होंगे
उतना आपकी दर्द की शिद्दत कम होगी, बॉडी खुद को बैलेंस कर सकेगी। हिप ही फाउंडेशन है सारी स्पाइन की, यानी कि आपके हिप के ऊपर सारी रीढ़ की हड्डी खड़ी है। हिप मजबूत होंगे तो आपकी सारी रीढ़ की हड्डी की अलाइनमेंट, पोजीशन, पोस्चर बेहतरी की तरफ आएगा। इसलिए आपने हर 45 मिनट के बाद, जिनको शाटिका का मसला 45 नहीं 1 घंटे के बाद, आपने सिर्फ 5 से 10 इस तरह स्क्वाट कर लेनी, पाँव खोल के हल्का हल्का आपने स्क्वाट कर लेनी है। कमर सीधी रखने की कोशिश करनी है कि कमर में खम ना आए, कमर सीधी हो। जितना आप नीचे आराम से बेंड हो सकते हैं उतना बेंड होंगे। बेहतरीन एक्सरसाइज है और रोजाना करेंगे, थाई भी मजबूत होगी और शाटिका का मसला भी आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। लेकिन थेरेपी साल आदमी करवानी है। अच्छा, लास्टली एक और मैं देख रही थी मूवमेंट या उसको एक्सरसाइज कह सकते हैं कि नीचे हम बेंड होके जो अपने टोज को टच करते हैं, वो भी शाटिका के लिए अच्छी है? नहीं, वो सबसे वर्स और खतरनाक तरीन अच्छा, वो नहीं अच्छी है? क्योंकि ये मसला आपको आया इसलिए है कि आपकी बेंडिंग ज्यादा है, आप झुकते हैं। रिसर्च बताती है कि आप एक दिन में 3500 से 5000 दफा झुकते हैं, दांत साफ करते, मुंह धोते, पाँव, जूता पहनते, कपड़े पहनते, हर चीज में आगे को झुकना है। पीछे हम करते ही नहीं। सारे दिन में कोई ऐसा काम है ही नहीं जिसमें पीछे करते हैं। डिस्क हमारे आगे झुकने की वजह से बार बार पीछे से स्लिप हो जाती है। अब जब भी हम आगे को टो टचिंग करेंगे, जमीन के साथ इस तरह पाँव लगाएंगे, तो वो बार बार एक्सपोज होगी। तो जितनी भी बेंडिंग वाली एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आगे को झुकना है, वो मना है। शाटिका का वाला मरीज तो नमाज में भी रुकू में नहीं जाया जाता उससे, तो वो जब जबरदस्ती आगे झुकेंगे तो वो फिर कमर में डिस्क ज्यादा निकलेगी और मसला बढ़ जाएगा। ओके, तो ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, ये बिल्कुल मना है। ठीक है। जो एक्सरसाइज डॉक्टर सलमान ने बताई है वही हमें भी और आपको भी करनी चाहिए जिनको शाटिका का मसला है। यहाँ पर अगर आपने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं तो तब भी आप एहतियात कर सकते हैं ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर सलमान फिरोज़ हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सलमान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और रूल ऑफ फिजियोथेरेपी इन शाटिका पेन के हवाले से हम बात कर रहे थे। जनाब, घर के खाने की क्या ही बात होती है, क्योंकि घर में तैयार किया खाना होता है हमारी सेहत और हमारी तर्ज ज़िंदगी दोनों के लिए बेहद फ़ायदेमंद। होममेड खाने की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये एक तो साफ़ सुथरे माहौल में बना हुआ होता है, ताज़ा और मयारी चीज़ों से तैयार किया जाता है, जिससे गैर ज़रूरी एक तो बहुत ज़्यादा फ़ैट्स मौजूद नहीं होते हैं। आप अगर नमक कम खाना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाता है, चीनी कम खाना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाती है, और जो जितने भी आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा होता। अब घर के खाने में ग़िज़ाइयत का तवाज़ुन भी बेहतर होता है क्योंकि हम अपनी ज़रूरियात के मुताबिक सब्ज़ियाँ, दालें, अनाज और प्रोटीन का इंतखाब कर रहे होते हैं। इस तरह ना सिर्फ वज़न को भी कंट्रोल रखना आसान होता है बल्कि जो दिल के प्रॉब्लम है, मैदे और शुगर से मुतल्लिक बीमारियां हैं, उनका भी ख़तरा बहुत हद तक कम हो जाता है। अब होममेड फूड का एक और बड़ा फ़ायदा हमारी ज़हनी सुकून भी है, क्योंकि जब खाना मोहब्बत और तवज्जो से पकाया जाता है तो उसका जायका भी बेहतर होता है और खाने का तजुर्बा भी खुशगवार बनता है। तो आज के प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे कि होममेड फूड्स के क्या क्या फ़ायदे हैं और जो हम चस्के के लिए बाहर जाके खाना खा रहे होते हैं उनका क्या नुकसान हो सकता है, और किस तरह जो बाहर के खानों की तरह हम घर के खाने भी उस तरह बना सकते हैं और उनसे फ़ायदा ले सकते हैं। डॉक्टर आमना अली हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर आमना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक हूँ मुनीबा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर आमना, होममेड खाने के तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे हमें पता चलते ही रहते हैं। घर में कुछ चीज़ मंगवा लें, ऑर्डर कर लें तो हमें जो है ना वो पूरी लिस्ट मिल जाती है कि घर में ये बनाए, इसके ये फ़ायदे, बाहर से मंगा लिया इसका तो नुकसान है, मोटे हो जाओगे, ये हो जाएगा, बीमारियां लग जाएंगी, तो वो हमें घर में भी पता चल रहा होता है। लेकिन जो बाहर के हम खा रहे होते हैं उनका नुकसान क्या होता है, ये भी ज़रा बता दें। बिल्कुल, देखें, अब मैं टोटली ये तो नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ घर का खाना ही खाएं। नो डाउट, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि घर का खाना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। उसकी बहुत सारी रीजंस है, आपको पता है आप क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें, क्या यूज़ करें और कितनी क्वांटिटी में यूज़ करें। जैसे ऑयल है, शुगर है, सॉल्ट है, ये 3 बेसिक ऐसी चीज़ें जो हमारी सेहत पे बहुत बड़ा असर इनका होता है। क्योंकि आप देखें, आपको डायबिटीज़ का मसला है तो वो शुगर की ज़्यादती की वजह से है, आपको ब्लड प्रेशर का मसला है वो नमक की ज़्यादती से है। तो ये चीज़ें जो है अक्सर बाहर के खानों में, इसी तरह जो घी है, ऑयल का इस्तेमाल है, कोलेस्ट्रॉल हाई करता है। तो ये सारी जो वजूहात हैं ये इसीलिए है कि हम बाहर का खाना अगर खा रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप कितना फ्रीक्वेंटली बाहर का खाना खा रहे हैं। वंस इन अ वाइल, 2 हफ्तों में एक दफ़ा खा लिया, महीने में एक दफ़ा खा लिया, जस्ट फॉर अ चेंज,
उससे कोई इतना हर्ज नहीं है, लेकिन साथ कोशिश करें अगर आप, अब कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है, कोई ऑफिस जा रहे हैं, घर में नहीं बना पा रहे, बिल्कुल, तो उनकी मजबूरी है वो बाहर से ही उन्हें खाना पड़ता है। तो कोशिश करें अपना ओवरऑल लाइफस्टाइल साथ एक्टिव रखें, कम से कम कोई वॉक, फिजिकल एक्टिविटी, जिम, ताकि आप जो खा रहे हैं वो कुछ हद तक बैलेंस हो जाए। अच्छा, ये अब सेहतमंद ज़िंदगी अगर हमने सिर्फ गुजारनी है बेहतर तरीके से, जैसे आपने कहा कि अब हम सिर्फ घर के खाने पे भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, कभी दोस्तों के साथ मूड बन जाता है, बाहर जाके खाना खा लिया, फैमिली के साथ खाना खा लिया, किसी ने दावत कर ली, उधर जाके थोड़ा बहुत हमें खाना पड़ता है। अब अगर हमने बाहर जाके भी खाना है तो हम कैलोरीज को किस तरह मेजर कर सकते हैं कि हम ज़्यादा ओवर ईटिंग भी ना करें? बिल्कुल मुनीबा, यहाँ पे मैं एक बात ही करना चाहूँगी, बाहर के मुल्कों में अब एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि कैलोरी काउंटेड मील या कैलोरी काउंटेड मेन्यूज़ आ गए रेस्टोरेंट्स में, कि आप बाहर जाते हैं तो आपके पास वो मेन्यू पे डिशेस और मील्स के साथ लिखा होता है कि इसमें इतनी कैलोरीज है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा कैलोरी कॉन्शियस है तो आप ऐसे रेस्टोरेंट्स का इंतखाब करें जहाँ पे आपको ये सहूलत फराहम की जा रही है, आपको पता चल रहा है कि आप जो मील ले रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं। लेकिन मैं एक टिप यहाँ पे देना चाहूँगी जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी अक्सर देती हूँ, जो वेट लॉस के लिए मेरे पास आते हैं और उनका भी यही गिला शिकवा होता है कि पूरा हफ्ता डाइट बड़ी अच्छी जा रही थी, वीकेंड आया है, बर्थडे आई है या बाहर डिनर करना था, सब बर्बाद हो गया। तो उसमें एक टिप यही है कि आपने अगर बाहर जाना है, हल्का फुल्का कोई घर से स्नैक खा के जाए, आप कोई फल खा ले, हैंडफुल ऑफ नट्स ले लें, इस तरह की कोई छोटी मोटी चीज़ आप ले लेंगे, आपका पेट, 2 ग्लास पानी पी के जाएं, उससे आपका पेट कुछ देर तक भर जाएगा और आप बहुत, वहाँ जाके हम ये करते हैं ना पूरा दिन भूखा रहते हैं, अगर हम पता है दावत पे जाके सिर्फ खाएंगे, वही सारा खाएंगे, तो ये चीज़ जो है ये काम खराब करती है, तो वो फिर नेचुरली आप बहुत ज़्यादा खाते हैं। और दूसरा ये कि बाहर जाके भी आप लो कैलोरी फूड्स जो हैं उनका इंतखाब करें, जैसे अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो ग्रिल्ड फिश एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, वो प्रोटीन की भी बहुत अच्छी सोर्स है और कैलोरीज भी उसमें कम होती हैं। तो ऐसी चीज़ों का जो ग्रिल्ड है, ऐसी चीज़ें जिसमें ऑयल का इस्तेमाल कम है, आप उनका इंतखाब कर लें। ठीक है। अब जैसे आजकल के मौसम की आपने बात कर ली है, तो सूप्स वगैरह भी है, सी फूड भी है, इस तरह की चाइनीज़ वगैरह भी लोग प्रेफर कर रहे होते हैं खाना, ये भी कैलोरीज में कम होती है या ये भी हाई कैलोरिक फूड है? अच्छा, जैसे चाइनीज़ है या इस तरह के खाने हैं, सूप्स भी इवन, ये एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन भी है कि सर्दियाँ लोग बोर हो रहे होते हैं अक्सर, चलो जाके सूप पी आते हैं, तो इनमें बेसिकली हिडन कैलोरीज होती हैं, क्योंकि चाइनीज़ में और सूप्स में ऐसी सॉसेज आपको पता है यूज़ हो रही होती हैं, और वो सॉसेस जो है वो बनती ही प्रिजर्वेटिव्स, शुगर और सॉल्ट, इन चीज़ों से है, ऑयल का भी उसमें इस्तेमाल हो रहा होता है, तो सॉसेस के बगैर तो वो सूप पिया ही नहीं जा सकता, तो उसमें ये हिडन कैलोरीज जो है ये बहुत ज़्यादा जारी होती है। तो चाइनीज़ इस लिहाज से इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है, और सूप्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, 2 हफ्तों में एक दफ़ा पी लिया दैट इज़ फाइन, लेकिन एक जो रेगुलर बेसिस पे हम सूप्स बना के पी रहे होते हैं वो नहीं करना। मतलब हमें तो लगता है कि सूप तो बड़ा पानी लो कैलोरिक है और पानी है, मतलब सूप की तरह है, उसमें सिर्फ ग्रोथ ही है, तो वो पी लेते हैं, वो खा लेते हैं, तो कोई बात नहीं है। असल में आप उसमें जो सॉसेस और चीज़ें, मिर्च मसाले डालते हैं ना, अक्सर लोग ना ये भी शिकायत करते हैं कि कल मैंने चाइनीज़ खाया था या सूप पिया था तो एकदम से आज मैंने सुबह अपना वेट चेक किया तो 1-2 kg बढ़ा हुआ है। उसकी रीज़न ये कि इन खानों में नमक की मिकदार इतनी ज़्यादा होती है, सॉल्ट और सॉसेस इतनी ज़्यादा होती है, वाटर रिटेंशन होती है। ये चाइनीज़ हमारे यहाँ पे ही मिलता है जिसमें नमक मिर्चें ज़्यादा होती है, असल चाइनीज़ ऐसा नहीं होता है, वो तो नमक मिर्च डालते ही नहीं है, वो तो बड़ा ब्लैंड सा खाना खाते हैं। तो ये चाइनीज़ हमारा ही है। अच्छा, दूसरा, घर पर अगर हमने खाना खाना है या घर पे ही सिर्फ खा रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे जो स्ट्रिक्ट होते हैं, वो बाहर से कुछ भी नहीं खाते हैं, ठीक है, उन्होंने घर के मील ही खाने हैं, तो सिर्फ क्या घर के मील से ही हम अपना वजन कंट्रोल और वजन कम कर सकते हैं? बिल्कुल, मतलब अगर डाइट पे नहीं जाना, सिर्फ घर का हाल ही खाना खाना है हमने 3 टाइम। बिल्कुल मुनीबा, हमने ना वेट लॉस को और इन चीज़ों को बड़ा मुश्किल बनाया हुआ है। मैं भी जब अपने क्लाइंट से बात करती हूँ ना, तो सबसे पहले उनका जो परसेप्शन होता है माइंड में यही होता है कि हमने अपने लिए अलग से खाना बनाना है ना, मतलब घर में कुछ रोटी सालन बन रहा है लेकिन हमने तो स्टेक कोई बनाना है, चिकन स्टेक बनाना है, सैलेड। तो मैं उनको यही गाइड कर रही होती हूँ कि आप जो भी घर का रूटीन का होममेड नेचुरल खाना है, रोटी चावल सालन जो भी बन रहा है वो खा के भी वज़न कम कर सकते हैं। पोर्शन कंट्रोल सिर्फ आपको सीखने की ज़रूरत है। जैसे अगर चावल खाने हैं तो वो आप 6 से 8 टेबल स्पून एक टाइम पे ले लें। इसी तरह आप रोटी ले रहे हैं तो वो छोटी सी डी साइज़ की थिन फुल्का जिसको कहते हैं वो ले लें।
तो ये चीज़ें अगर आपको पता हो, जैसे चिकन है या कोई सब्ज़ी का सालन है या सलाद है इवन, तो वो भी अगर आप 1 कप ले लें जो 250 ग्राम का होता है, तो वो आप इस तरह से पोर्शन कंट्रोल सीख के आसानी से नॉर्मल घर का खाना खा के आप वज़न लूज़ कर सकते हैं। साथ आप थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटी कर लें, तो इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने बाहर से वो जो लोग अक्सर बहुत सारे पैसे लगा के वो मंथली मील्स डाइट वाला खाना मंगवाते हैं और वो फिर उससे एंड पे खुश भी नहीं होते कि हमने इतने पैसे भी लगाए, और वो कुछ खाने तो अच्छे जायकेदार भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते, तो वो मजबूरी में खाना पड़ रहा होता है और उससे रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहे होते। तो आपको इन सारी चीज़ों की तरफ जाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल रूटीन का खाना खा के भी वज़न कम कर सकते हैं। सही है। और सिर्फ डाइट कॉन्शियस लोग नहीं होते हैं, ऐसे लोग भी हैं ना जिनको कोई प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, दिल का मर्ज़ है, शुगर है, किडनीज़ के प्रॉब्लम है, उन्होंने भी बाहर एहतियात करनी होती है। तो किस तरह का जो होममेड प्लान या होममेड जो खाना हो सकता है वो जो दिल की सेहत के लिए भी बेहतर हो? अच्छा, इसमें मुनीबा एक बात ये है कि जब तक हमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होती ना डायग्नोज, तब तक हम घर के खाने को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। जैसे अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल का मसला हुआ है, दिल का मसला हुआ है, और डॉक्टर ने उसको कह दिया अब आपने बाहर से खाना नहीं खाना, घर पे खाना है, तो ही वो ये अपने ऊपर सख्ती करेगा कि मैंने घर से। तो जितना जल्दी आप मैं हमेशा कहती हूँ हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएंगे, अच्छी हैबिट्स को अपनाएंगे, आपको उतना ही फ़ायदा होगा। तो अगर दिल की जैसे बीमारियों की आपने बात की, हमने शुरू में भी कहा बाहर के खानों में ऑयल वगैरह इतना ज़्यादा, घी इतना ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि वो एक जायके का एलिमेंट है। जब तक घी नहीं डलेगा, ऑयल ज़्यादा नहीं होगा, खानों में टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है टेस्ट देना। तो यही सारी चीज़ें जो हम सुबह नाश्ते, संडे जैसे ही आता है तो वो लोग कहते हैं हमारा संडे तो वो कंप्लीट ही नहीं अगर हमने हलवा पूड़ी, नान, चने, वो चीज़ें पाए, निहारी नहीं खाई। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपका कोलेस्ट्रॉल हाई करेंगी। कोलेस्ट्रॉल हाई होगा तो जाहिर है दिल की बीमारियाँ होंगी। तो घर में आप जो चेंजेस कर सकते हैं वो ये है, जैसे मैंने अभी कहा सर्दियों का मौसम है, फ़िश आप ला के रख लें और उसको आप मैरिनेट करके रख लें, आप वो डिनर में ले लें अगर कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। सब्जियां हैं, अब सैलड नहीं खाई जाती सर्दियों में, हल्का सा उसको स्टीम कर लें, ग्रिल कर लें, उस शक्ल में आप ले लें। अंडे का इस्तेमाल कर लें। फिर नट्स जो हैं वो अब बजाय कि आप रात को बैठें मूंगफली अपने आगे ढेरों ढेर रखें, टीवी देखें, आप हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स ले लें। सो किसी भी चीज़ की अगर आप ज़्यादती करेंगे तो ज़ाहिर है उसके नुकसान आते हैं, चाहे वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो हमने कोशिश की है कि होममेड खानों के बारे में आपको बताया जा सके कि उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, और जब आप बाहर जाके खाते हैं तो उधर भी आपके पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जिनमें आप कैलोरीज डेफिसिट होकर अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर आमना अली हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर आमना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जिस तरह हम ब्रेक पर जाने से पहले हम सेहतमंद खाने के हवाले से बात कर रहे थे कि जितना आप घर का खाना खाते हैं उतनी ही आपकी बेहतर सेहत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें बाहर जाना पड़ता है, फैमिली गैदरिंग्स पर जाना पड़ता है, ख़ुद कभी दिल कर जाता है कि जनाब बाहर जाके कोई चीज़ खाए। आजकल वैसे भी विंटर्स का सीज़न है और फ़िश हम सबकी मनपसंद ऐसी डिश है जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सर्दियों के अंदर, और हमारा दिल करता है कि हम बाहर जाके बैठ कर एक तो सर्दी का मौसम भी इंजॉय करें, साथ हम फ़िश भी खा रहे हो। तो उसके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होने चाहिए ना जहाँ पे आपको पता हो कि आपको अच्छी ग़िज़ाइयत और मयारी वाला जो खाना है वो दिया जा रहा है, वो प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके लिए फूड अथॉरिटी किस तरह का काम कर रही है। दूध के हवाले से बहुत सारे कंसर्न्स हैं हमारे भी, आप लोगों के भी, कि लाहौर शहर में हम कैसे देखें कि हमें दूध खालिस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। फिर मछली का आजकल सीज़न है तो उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें जो कि हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। आसिम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम साहब, सर्दियों का आगाज़ हो चुका है और सब की जैसे मैंने बात की है कि हम वेट कर रहे होते हैं सर्दियाँ हैं तो हम मछली खाने के लिए बाहर जाएं, मछली पॉइंट्स पर जाते हैं, हम लोग फ्राइड फ़िश खाने जा रहे होते हैं, ग्रिल फ़िश भी खाने जा रहे होते हैं। बट आप ये हमें सबसे पहले बताइए कि जब हम जाते हैं तो हम कैसे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो मछली हमें पेश की गई है वो ताज़ा है या फिर वो बासी है, उसकी पहचान हम कर सकते हैं और वो किस तरह की जा सकती है?
देखिए, ताज़ा मछली की जो पहचान है वो ये है कि उसकी जो स्किन है वो चमकदार होगी, उसकी आंखें जो हैं वो रोशन होगी, वो मतलब अंदर दंसी हुई नहीं होंगी। Okay. जब आप उसके गलफड़ों को देखते हैं तो उनका कलर जो है वो ब्लैकिश नहीं होना चाहिए बल्कि रेड होना चाहिए। इसी तरीके से जब उसका आप पेट चेक करते हैं तो उसका भी जो कलर है वो रेड होना चाहिए, ब्लैकिश जो है वो नहीं होना चाहिए। ये चंद एक ऐसी चीज़ें हैं। और उसके अलावा ये कि जो ताज़ा मछली है उसकी स्मेल जो है वो बड़ी ही क्या कह सकते हैं प्लेजेंट होती है। अगर उसमें से फाउल स्मेल आ रही है तो आप समझें कि ये मछली जो है वो ताज़ा नहीं है। अब ये तो होगी आम मछली की पहचान। जब हम किसी फ़िश फ्राइंग पॉइंट के ऊपर जाते हैं तो हम वहाँ पे चंद एक चीज़ों को ये देख सकते हैं कि उनका जो ऑयल है जी। वो ब्लैकिश तो नहीं हुआ, सही क्योंकि है। बार बार फ्राइंग की वजह से वो उसका जो TPM वैल्यू होती है वो जो अनडिज़ायर्ड वैल्यू होती है यानी कि 24 से क्रॉस भी कर सकती है। और उसके अलावा ये है कि आप वहाँ पे भी मछली को जो है वो देख सकते हैं कि कहीं पे जो मैंने अलामात आपको बताई जी, हैं जी। उसमें से कोई अलामत तो नहीं पाई जा रही। आप खुद अपने सामने उसको देखें और जिस पोर्शन को आप समझते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है उसको ही आप जो है ना वो फ्राई करवाएं अपने सामने। तो ये चंद एक चीज़ें जो है ना वो देखी जा सकती हैं। उसके अलावा पंजाब फूड अथॉरिटी, क्योंकि अब सीज़न जो है वो विंटर्स का शुरू हो गया है, तो इसमें हमने जो है ना स्पेशल टीम्स जो हैं वो तैनात कर दी हैं कि हम रात में स्पेशली जितने भी मछली के फ्राइंग यूनिट्स हैं Okay. वहाँ पे जाके इंस्पेक्शंस जो हैं वो कर रहे होते हैं। अभी हमने इसी वीक से मंडे से ये इंस्पेक्शन शुरू कर दिए हैं और पिछले दो कर तीन दी है या करनी है अभी? कर चुके कर हैं, चुके हैं, कर ठीक है। चुके हैं लाहौर में Okay. भी और अक्रॉस द पंजाब। और इसमें मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अभी हमने 3 पॉइंट्स जहाँ पे ऑयल ठीक नहीं था उसको बंद कर दिया और उसके अलावा हमने कुछ जुर्माने भी किए। हमने तकरीबन 150 के करीब मछली के पॉइंट्स पिछले 2-3 दिन के अंदर जो है वो चेक किए हैं। अच्छा। तो और ये उसमें हम 2-3 पॉइंट्स ऐसे मिले जहाँ पर ऑयल का प्रॉब्लम था 3 पॉइंट्स के ऊपर ऑयल ठीक का है। इशू था तो उसको हमने जो है वो बंद कर दिया। और वो मछलियाँ फ्रेश दे रहे थे? उनकी मछली जो है ठीक थी। अगर मछली में इशू होता है तो उसको भी हम जो है वो तलब कर देते हैं। ठीक है। और अगर जैसे हम लोग जा रहे हैं और किसी सारिफ को कोई शिकायत दर्ज करानी है फूड अथॉरिटी को कि यहाँ पर अच्छी चीज़ मयारी चीज़ नहीं दी जा रही है, फूड पॉइंट की बात कर रही हूँ मैं, मछली वाले की बात कर रही हूँ, तो वो कहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं और फूड अथॉरिटी कितनी देर में कार्रवाई करेगी उसके खिलाफ? देखिए 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है, वो तो हर सारिफ को ज़बानी याद होना चाहिए। जब भी कोई इशू हो किसी भी फूड पॉइंट के हवाले से, बेशक वो चिकन मीट के हवाले से है, वो बीफ के या मटन के हवाले से है, या वो फ़िश के हवाले से है, या किसी भी अशियाए खुर्दोनोश जो हैं वो फूड आइटम्स के हवाले से है, तो आप 1223 पे हमें इतला कर सकते हैं। हमारी टीम्स जो है वो फौरी तौर पर जो है वहाँ पे पहुँच जाएंगी और आपकी इसका जो कंप्लेंट है उसका तदारुक करेंगे। एक चीज़ दूसरा ये कि हमने CM पंजाब साहिबा की हिदायत के मुताबिक हमने सार्फिन की आगाही के लिए कैंप्स भी हमने लगाए हुए हैं। हमारा मिल्क सेफ्टी का जो कैंप है, मिल्क टेस्टिंग कैंप जो है वो चल रहा है और लाहौर के 4 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अड्डा प्लॉट में भी मौजूद है, लिबर्टी में मौजूद है, इसके अलावा जेल रोड रेस कोर्स के पास भी हमारा जो है वो कैंप मौजूद है। तो उस कैंप के अंदर एक तो मिल्क टेस्टिंग है और उसके साथ साथ हम सार्फिन की आगाही के लिए गोश्त को देखना है तो क्या चीज़ें देखनी है। अगर आपने जो अशियाए खुर्दोनोश लेने के लिए जाना है, ग्रॉसरी करने के लिए जाना है, तो किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है। मटन या बीफ जब परचेज़ करने जाना है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो ये सार्फिन को भी आगाह करना उतना ही ज़रूरी है। हमने जो स्ट्रीट फूड सेफ्टी कैंपेन शुरू की है CM साहिबा की हिदायत के मुताबिक, उसमें हमने जितने भी ये ढाबे वाले लोग हैं और मछली वाले, अक्सर जो फ्राइंग यूनिट्स हैं वो ढाबा की कैटेगरी में, स्मॉलर फूड पॉइंट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो हमने इन सब को ट्रेनिंग्स करवाई हैं। इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट की है और उसके अलावा ये है कि इनको अवेयरनेस लिटरेचर दिया है और इनको हमने गाँव जो एप्रन्स होते हैं वो दिए हैं। उसके अलावा इनको PPEs दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी चीज़ें दी हैं पंजाब फूड अथॉरिटी ने CM साहिबा की हिदायत के मुताबिक। मकसद यही है कि इन लोगों को हमने एजुकेट भी करना है, इनकी हैंड होल्डिंग भी करनी है, ताकि एक तरफ तो ये एजुकेट होंगे, चीज़ें बेहतर बनाएंगे, और दूसरा सारिफीन जो है उनका ट्रस्ट जो है इनके ऊपर अच्छा होगा और अच्छी और मायारी चीज़ें खाने की वजह से उनकी सेहत भी जो अच्छी होगी, बेहतर होगी। अच्छा, फ़िश पर हमने बात कर ली है, दूध पर जाने से पहले मैं बात करूंगी, जैसे फ़िश की विंटर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना इनटेक, इसी तरह सूप कार्ट्स भी बहुत ज़्यादा हम देख रहे होते हैं, ठेले लगे हुए होते हैं, लोगों ने जगह जगह पर सूप्स लगाए हुए होते हैं।
उसके हवाले से भी कोई चेकिंग पॉइंट है या नहीं है? चेक कर रहे हैं कि उसमें जो चिकन इस्तेमाल किया जा रहा है, जो चीज़ें वो मयारी इस्तेमाल की जा रही, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में वो सूप बेच रहे होते हैं। देखिए, पहले नॉर्मली हम नाइट में हमारी 4 टीम्स जो हैं वो ऑल ओवर लाहौर जो है वो इंस्पेक्शंस कर रही होती हैं। सर्दियों में हमने उनको 6 कर दिया। उसकी वजह यह है कि बहुत से सूप पॉइंट्स, बहुत से इसी तरह के जो है फ़िश फ्राइंग यूनिट्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, और हमने पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक ऑफिसर की ड्यूटी, डायरेक्टर एंड अबव ऑफिसर की ड्यूटी, हमने उसको नाइट ड्यूटी ऑफिसर बनाया हुआ है, जैसे जो है कैंटोनमेंट्स में होता है। तो एक नाइट ड्यूटी ऑफिसर की ड्यूटी ये होती है कि उसने रात को आने वाली जो जितनी भी दूध की गाड़ियां हैं उनको भी देखना है, और इसी तरह से नाइट की जितनी इंस्पेक्शंस हमारी चल रही होती हैं उनको भी उससे मॉनिटर करना है। खुद भी जो है वो जाके विजिट करेगा, और फिर वो सारी अपनी इंस्पेक्शंस की रिपोर्ट जो है वो सुबह देगा। इसी तरीके से हमने एक डे ड्यूटी ऑफिसर बनाया होता है कि जो मॉर्निंग में जो दूध की गाड़ियां आ रही हैं या मॉर्निंग में जो नाश्ता पॉइंट्स हैं उनका वो करेगा, इंस्पेक्शंस करेगा, और फिर आप डे टाइम में अपनी जो है वो रिपोर्ट देगा। मकसद ये है कि सार्फिन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनको अच्छी और मायारी जो है वो चीज़ें, अशाए खुर्द व नोश जो हैं उनकी फ़राहमी को यकीनी बनाया जाए, और जितनी प्रेजेंस होगी उतना ही ज़्यादा जो है फूड की जो सेफ्टी है उसके हवाले से बेहतर मेजर्स होंगी, और उतनी ही फूड की क्वालिटी जो है वो अच्छी होगी। अच्छा, दूध के हवाले से बात कर लेते हैं। जितने भी नेटवर्क्स हैं वो कुछ पकड़े भी गए हैं, कुछ के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी चल रही है, बिकॉज सीएम साहिबा ने तो ज़ीरो टॉलरेंस का आप लोगों को बोला है कि ये जितने भी ग़ज़ाई दहशतगर्द हैं इनको नहीं छोड़ना है हमने। तो कितने नेटवर्क्स अभी तक पकड़े गए हैं और उनकी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? देखें, सीएम साहबा की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अगेंस्ट अडल्ट्रेशन माफिया, और मैं ये आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पंजाब से अडल्ट्रेशन माफिया अल्हम्दुलिल्लाह 90% हम ख़त्म कर चुके हैं। मैं बड़ी वसूख से ये बात कर रहा हूँ कि जितने बड़े नेटवर्क्स थे, रऊ भट्टी, मकसूद भट्टी का नेटवर्क, डॉक्टर खालिद का नेटवर्क, उसके अलावा गुलफाम अयूब वगैरह का नेटवर्क, वसीम वाला नेटवर्क, इनमें से अक्सर तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पकड़े गए हैं। सीएम साहबा ने आईजी पंजाब साहब को, इसी तरीके से डीपीओस को हदायत आईजी साहब ने जारी की, और हम खुद भी इसको जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। डॉक्टर खालिद एक बहुत बड़ा ग़ज़ाई दहशतगर्द था। ग़ज़ाई दहशतगर्द के साथ साथ वो ज़मीनी दहशतगर्द भी था कि उसने हमारी टीम के ऊपर 6 साल पहले हमला किया था, उनको ज़ख्मी किया था। उसके ऊपर दहशतगर्दी की जो है वो उसके और उसके जो अकम्पलिसेस हैं उनके ऊपर जो है वो FIR थी। कुछ दिन पहले वो पकड़ा गया है, और अभी वो उसका जो है वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है, वो पुलिस कस्टडी में है रिमांड के ऊपर। इसी तरीके से जो रऊफ़ भट्टी है, मकसूद भट्टी हैं, इनके ऊपर भी हमारी 8-8, 10-10 FIRs हैं। इनके ऊपर भी इनको अरेस्ट करने के हवाले से भी टीमें जो हैं वो तश्कील जो है वो दी जा चुकी हैं। इंशाल्लाह ये भी जल्दी पकड़े जाएंगे। और उसके अलावा ये है कि हम इनको इस तरीके से परसू करते हैं कि रात तकरीबन 4 बजे, आज रात 4 बजे हमने डॉक्टर खालिद की एक गाड़ी जो है साहिवाल से पकड़ी है। इसी तरीके अभी आज रात को 4 बजे, और इसी तरह से रात को चुंगी अमर सद्दू के एरिया में हमने एक जगह के ऊपर जो है वो जाली दूध बना रहे थे, हमने उसको रात को पकड़ा। तो इस तरह से हमारी बहुत सी कार्रवाइयाँ चल रही होती हैं। मकसद यही है कि जो ज़ीरो टॉलरेंस, देखिए सारिफ का जिसने दूध के लिए पैसे दिए हैं उसका ये हक है कि उसको वो दूध मिलना चाहिए, उसको केमिकल्स वाला महलूल नहीं दिया जाए कि वो अपनी तरफ से ग़िज़ा लेने के लिए जाता है, ग़िज़ाइयत से भरपूर एक जो है फूड आइटम हासिल करने के लिए पैसे भरता है, तो उसको आप जो है इस तरह की एक केमिकल्स वाला मुज़रे सेहत जो है वो महलूल दे दें, तो ये आप उसके साथ जुल्म कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम इस जुल्म का रास्ता सीएम साहबा की हदायत के मुताबिक, उनकी डायरेक्शंस के मुताबिक, उसको जुल्म के रास्ते को अल्लाह के फजल से हम रोक रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये सारा मामला था। हमने बात की पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले से, किस तरह की कार्रवाइयाँ आजकल के दिनों में चल रही हैं, दूध के हवाले से, मछली पॉइंट्स के हवाले से कि हम अगर बाहर खाने जाते हैं तो हमें मयारी चीज़ें मिल रही हैं या नहीं
मिल रही हैं। आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है, डीजी फूड अथॉरिटी हैं। आसिम साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जनाब, अब कुछ खेल के मैदान से बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि T20 सीरीज़ जो है ना वो 2025 से मुल्की ये सीरीज़ हैं जो कि चल रही है रावलपिंडी में। ये सारे मैचेस हो रहे हैं। आज जो है ना वो पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें रावलपिंडी ग्राउंड में मैच खेलेंगी, मद्दे मुकाबिल होंगी और पाकिस्तान से मुल्की T20 सीरीज़ 2025 के फ़ाइनल में पहुंच चुका है। देखते हैं कि फ़ाइनल तक तो पहुंचा है, लेकिन क्या ट्रॉफ़ी हासिल कर सकता है, टाइटल हासिल कर सकता है कि नहीं हासिल कर सकता। बिकॉज़ बताया ये जा रहा है कि अभी भी पाकिस्तान का जो टॉप और मिडिल ऑर्डर है वो काम ही नहीं कर पा रहा है, वो मुसलसल फ्लॉप होता जा रहा है, एक्टिव परफॉर्मेंस देता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्या वजह है, कहाँ कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं। उसके साथ साथ लाहौर एक बार फिर आलमी खेलों के नक्शे पर उभरने को तैयार है। बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का आगाज़ किया गया है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है, वो कब तक रहेगी, कौन कौन से जो ममालिक हैं उन्होंने इसमें शिरकत की है, इस पर भी बात करेंगे। उसामा गौरी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। उसामा, आपको वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू मुनीबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। उसामा, T20 सीरीज़ 2025 आज श्रीलंका के साथ मैच पड़ने जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? हमारी तो बहुत ही लो एक्सपेक्टेशंस है ये सीरीज़ देखकर। देखिए, ट्राई नेशन सीरीज़ में 3 टीमें हैं बेसिकली, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे की टीमें हैं। पाकिस्तान तो ऑलरेडी इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच चुका है, जो कि 29 नवंबर को होगा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। लेकिन आज जो मैच है वो डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान के साथ कौन खेलेगा। श्रीलंका की जो परफॉर्मेंस है वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छी नहीं रही। उन्होंने ODI सीरीज़ भी हमसे क्लीन स्वीप पे हारे थे, फिर T20 सीरीज़ जब ट्राई नेशन सीरीज़ शुरू हुई तो वो जिम्बाब्वे से भी एक मैच हारे, पाकिस्तान से भी हारे हैं। सो आज अगर श्रीलंका हार जाता है तो वो फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। फिर पाकिस्तान और श्रीलंका जो जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमें हैं उनके दरमियान फाइनल मैच खेला जाएगा। लेकिन जहां तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस का सवाल है तो डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि टॉप ऑर्डर्स के इश्यूज़ हैं, मिडिल ऑर्डर के इश्यूज़ हैं, वो डेफिनेटली हैं और वो थ्रू आउट चलते आ रहे हैं। हम कभी देखते हैं कि टॉप ऑर्डर अच्छे से परफॉर्म करता है, कभी देखते हैं कि मिडिल ऑर्डर अच्छे से परफॉर्म करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है वो नज़र नहीं आ रही। सो वो मतलब मैं भी चाहती हूँ कि आप आएँ, हम डिस्कस करें कि क्या बात है, हमारे मिडिल ऑर्डर ने क्या वो परफॉर्मेंस दिखाई है, हमारे टॉप ऑर्डर ने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। मतलब हम अपने आप को निगेट करें कि नहीं, हम लोग जितनी भी पीछे डिस्कस करते थे वो गलत है, हमारी टीम क्या शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। मौका नहीं मिलता मुझे ये कहने का। अभी तो देखिए एक और बात भी है कि हम क्रिकेट जो खेल रहे हैं वो श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों से खेल रहे हैं। हमारी जो असल स्ट्रेंथ है वो पता चलेगी जनवरी में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान आना है। फिर उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि हमारी T20 वर्ल्ड कप के लिए कितनी तैयारियां हैं, क्योंकि उसका शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका है। फरवरी में वो शुरू हो रहा है, पाकिस्तान का मैच भी। और जो दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान अपने सारे मैच श्रीलंका में खेलेगा, कोलंबो में, और इंडिया पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को वहाँ पे खेला जाएगा। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है, अगर हम देखें श्रीलंका के साथ या जिम्बाब्वे के साथ, तो वहाँ भी हमें टेंशन दिखती है कि हमारा कभी टॉप ऑर्डर नहीं चलता, कभी मिडिल ऑर्डर नहीं चलता, और कभी कभी दोनों नहीं चलते और फिर लोअर मिडिल ऑर्डर जो है वो परफॉर्म करके हमें उस लेवल तक पहुंचा देता है कि ताकि अगर स्कोर बन गए तो उसको हम डिफेंड कर सकें या थोड़ा सा वो जो है रिस्पेक्टेबल टोटल बन जाता है। सो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट को सोचना है आगे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, बड़े इवेंट हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आएगी। सो कॉम्बिनेशन तो यही टाइम है हमारा कि हम कॉम्बिनेशन अपना बना लें। अब कुछ हम बात कर लेते हैं। लाहौर एक बार फिर आलमी खेलों के नक्शे पर उभरने को तैयार है। बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनकाद किया गया है। और कब तक ये रहेगा ये वाला इवेंट लाहौर में? क्या लाहौरी जाकर देख सकते हैं, मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? कौन कौन से लोग, कौन कौन से ममालिक से जो प्लेयर्स हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं, उस पर बात कर लेते हैं। उसामा, कब से शुरू हुआ है और कब तक रहेगा ये इवेंट? देखिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ा इवेंट है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के ताउन के साथ पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि आप
एक ही इवेंट में 15 कंट्रीज से हमारे पास बॉक्सर्स आए हुए हैं। Okay, 15 ममालिक से 44 टोटल बॉक्सर्स हैं, जिनमें से 6 पाकिस्तानी हैं, जबकि Okay. 38 जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं। सही। उन ममालिक की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, इटली, Oh, फ्रांस, wow. फिलिपाइन, तमाम जो बड़े ममालिक जो बॉक्सिंग में बड़े नाम हैं, उन सब के जो एथलीट्स हैं वो हमारे पास आए हुए हैं, हमारे होस्ट, हमारे जो है मेहमान बने हुए हैं। सो लाहौर जो है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़े इवेंट को होस्ट कर रहा है। जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर गैरिजन में ये कंपटीशन हो रहे हैं। 26 से 29 नवंबर तक जो है ये सिलसिला है, और ये सिलसिला जो है वो 4 दिन का टोटल कल से शुरू हो चुका है, सही है। 26 से, और आज भी मैचेस हैं, कल भी मैचेस हैं, परसों मैचेस हैं। पाकिस्तान के जो बॉक्सर्स हैं मोहम्मद वसीम, वो भी इस टाइटल का जो डिफेंडर हैं वो ये हैं, उन्होंने अपने पिछली फाइट जीती थी तो अपने टाइटल को दिफा करेंगे इस Okay. टूर्नामेंट में। और जो सबसे बड़ी बात है कि वो ऐसा सोचा हो कि देखें आप, एक ही इवेंट में 15 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, सो बहुत रेयर होता है। पाकिस्तान में हम लोग जो हैं वो दुनिया में इस हिसाब से स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हमारे यहाँ सेफ जोन है, सब कुछ ठीक है। सो इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में ये बहुत बड़ा इवेंट है और इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का इवेंट है, जिसमें वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के ताउन से ये किया जा रहा है। और लाहौरियों के पास इससे अच्छा कोई मौका नहीं है कि वो जाएँ, अपने जो मनपसंद के फाइटर्स हैं उनके फाइट देखें और महसूस हों। लाहौर में भी ये चीज़ें चल रही हैं, इवेंट्स पैरेलली चल रहे हैं, और अच्छी चीज़ है कि अब ये खेलों को फ़रोग दिया जा रहा है। क्रिकेट के बाद बाकी चीज़ों को भी, बाकी खेलों को भी हाईलाइट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। तो लाहौरियों के लिए एक और इवेंट है कि आप वहाँ पर जाके महसूस हो सकते हैं। उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद है। उसामा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।